हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग साइंस का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम फिर 20 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और ये 20 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साइंस के कराए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें केवल हम 20 क्वेश्चंस ही नहीं कराएंगे, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन को हम आपको बताएंगे, तो आपके एक बार में 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पहला है कि विच विटामिन इज़ सोल्यूबल इन वाटर, यानी इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोल्यूबल। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर के अंदर जो है वो सोल्यूबल माना जाएगा। ठीक है, यानी पानी के अंदर वो घुल जाए। ठीक है, तो जो पहला है जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है वो विटामिन, देखिए मैंने स्पेलिंग गलत कर दी इसमें विटामिन की, ये आप ध्यान रखिए, नीचे के सही है, ऊपर वाले में थोड़ा गलत हो गया, वो टाइपिंग में गलती हो गई। विटामिन डी, ठीक है, तो विटामिन डी जो है, इसे हम, इस विटामिन डी को हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ठीक है, यानी ये ऐसा विटामिन है, सनशाइन विटामिन इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये हमें किससे मिलता है, सनलाइट से। ठीक है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं और ये हमें सनलाइट मिलता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिकेट्स। इसलिए कभी कभी इसे हम एंटी रिकेट विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी रिकेट विटामिन भी इसको हम कहते हैं। तो आप देखिए 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि सनशाइन विटामिन किसे बोलते हैं, या किसकी वजह से रिकेट्स बीमारी होती है, और किसे एंटी रिकेट विटामिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा कि इसके अंदर कि हमारे पास 2 प्रकार के जो विटामिन हैं वो पाए जाते हैं। एक थे वाटर सोल्यूबल, ठीक, यानी वाटर में घुलने वाले, और एक जो है वो फैट में घुलने, यानी वसा में घुलनशील। ठीक, तो जो वाटर में घुलते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट में घुलते हैं उनका नाम है ए, डी, ई, के। ठीक है, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो मिलते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो आप देख सकते हैं विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर के अंदर घुलनशील हैं। तो आप देखिए इसमें विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन के है। तो अब देखिए ए, डी और के तो हो नहीं सकता, इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होने वाला विटामिन होगा। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि जो ये विटामिन ए है ना, विटामिन ए की कमी से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ये स्कर्वी रोग है। और विटामिन जो के है उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में गड़बड़ी आती है। और विटामिन डी मैंने आपको बता दिया कि इससे रिकेट्स बीमारी जो है वो होती है। ठीक है, तो हमारा जो ये है कि कौन सा विटामिन वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, विटामिन सी जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है टू असिस्ट इन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। दूसरा टू मेक ब्लड कलरलेस, ब्लड को कलरलेस बनाना, यानी ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, और ये ब्लड को, मतलब ब्लड का रेड जो है वो मतलब ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ब्लड को कलरलेस बनाना, यानी रंगहीन बनाना, यानी उसके कलर को ख़त्म करना। क्या ये काम होता है, या टू किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना काम होता है, या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ये काम होता है। तो रिप्रोडक्शन में हीमोग्लोबिन का कोई वर्क नहीं है। ब्लड को ये रेड बनाता है तो ये भी गलत हो जाएगा, बैक्टीरिया को मारता है ये गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए
आप देखिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमो प्लस ग्लोबिन 2 चीज़ों से बना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हीमो मतलब एक आयरन प्रोटीन है जो कि Fe कहलाती है। Fe आयरन का सिंबल होता है केमिस्ट्री के अंदर, फेरम इसका नाम है, और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन होती है, ठीक है। एक प्रोटीन जो होती है वो ग्लोबिन कहलाती है। तो इस प्रोटीन के साथ में ये आयरन जो है वो जुड़ा होता है, और इस आयरन का काम होता है कि ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है। जब ऑक्सीजन को बाइंड करता है तब इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ब्लड है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से करता है? तो आप ये बताएंगे कि लंग्स से करता है। कहाँ से? लंग्स से कहाँ की तरफ? सेल या टिश्यूज़ की तरफ जो है वो करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, कि यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन, यूरिया कहाँ बनता है? किडनी में बनता है, किडनी में बनता है कि लीवर में बनता है कि इंटेस्टाइन में बनता है या सभी में बनता है? तो बहुत सारे लोग जो है वो किडनीज लगा देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। यूरिया क्वेश्चन यहाँ पूछा गया यूरिया बनता कहाँ है, ठीक। तो ये नहीं पूछा है कि यूरिया का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, ये नहीं पूछा गया। ये पूछा गया यूरिया बनता कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है, उसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल के दौरान जो है वो वहाँ पे जो अमोनिया है, जो हार्मफुल कंपाउंड है, उस अमोनिया को यूरिया में जो है वो बदला जाता है, यानी अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और को एक्सक्रीट किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो एक्सक्रीट की बात अगर करेगा तो एक्सक्रीटेड बाई किडनीज, ठीक है। किस रूप में? तो आप बोलेंगे यूरिन के रूप में, ठीक है, मूत्र के रूप में जो है वो उसको, यानी यूरिन के रूप में उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? लीवर के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आगे देखिए आप, ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए जिस कैसा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ फाउंड इन, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ मिलेगा? सभी जीवों में मिलेगा, ऑल ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, या सभी प्लांट्स में मिलेगा, या खाली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा, या खाली एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि खाली ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर मिलेगा, सभी प्लांट के अंदर ये नहीं मिलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट था ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन रटा है कि ये आ ही जाएगा, कि इसको किसने दिया था? तो आप बोलेंगे SG नेवेस्चन, ठीक है, यानी SG नेवेस्चन ने डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें भी बताया था कि जो मेल गेमिट होते हैं, जो मेल गेमिट होते हैं वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं, और एक जो है वो एग से फर्टिलाइज कर जाता है, और दूसरा जो है वो इंडोस्पर्म से जो है वो, इंडोस्पर्म या आप इंडोस्पर्म ना कहें वो गलत हो जाएगा, इसको आप बोलिए कि ना बोलें, भले इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। तो आप देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही आपको केवल देखने को मिलेगा। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये और सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता, सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही केवल ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है कि DNA इज़ फाउंड इन, यानी DNA आपको कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर मिलेगा, या न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, क्योंकि DNA जो है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस में, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन रेटिकुलम। और आप ध्यान रखिएगा इस न्यूक्लियस के अंदर ये तीनों, इस न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियोलस उसमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोमल RNA जो है वो बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि ह्यूमन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन थ्रू, यानी ह्यूमन एम्ब्रियो जो ह्यूमानों का एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो पहला है ओवरी से, बिल्कुल नहीं। प्लेसेंटा से, बिल्कुल सही, ठीक है। किडनी से नहीं, फेलोपियन ट्यूब से नहीं, ठीक है। प्लेसेंटा ये क्या है, आप बोलेंगे इट इज़ ए कनेक्शन, आप इसे CN से मैंने लिख दिया कनेक्शन बिटवीन, W से लिख दिया है तो आप इसे बोलेंगे मदर एंड फीटस, ठीक है। मदर और फीटस का जो कनेक्शंस होता है, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है कि जो फीटस होता है, यानी जो फीटस होता है वो फीटस जो है वो मदर से जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करता है। तो ये न्यूट्रिशन उसी से मिलता है। न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो होती हैं। मदर से फीटस से जो कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ओवरी जो है वो एक रिप्रोडक्टिव आर्गन है, किसका, फीमेल का। और किडनी जो है वो एक एक्सक्रीटिव आर्गन है। फैलोपियन ट्यूब एक एसेसरी आर्गन है किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये है कि द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, यानी उस साइंटिस्ट का नाम बताइए हु प्रोफाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सिद्धांत को दिया। तो इसमें पहला है जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। दूसरा है ग्रीगर जोहन मेंडल, तीसरा है जगदीश चंद्र बोस और हरगोविंद खुराना। तो आप इसमें बताएंगे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात की गई है तो इसके अंदर चार्ल्स डार्विन जो है वो आएंगे, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने दिया था एक चीज़ और दी थी, उसका नाम था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट को चार्ल्स डार्विन ने जो है वो दिया था। ग्रीगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस की अगर बात करें तो जगदीश चंद्र बोस की अगर हम बात करेंगे, यानी इनकी हम अगर बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे, ठीक है। हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक कोड से जो है वो रिलेटेड थे, यानी जेनेटिक कोड से संबंधित थे, ठीक है। यानी नहीं इन्होंने RNA पे ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, यानी मिनिमम डिस्टेंस बताइए डिस्टिंक्ट विजन की। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है जहाँ से एक आँख जो है वो कायदे से क्लियरली देख पाती है, उसे बोलते हैं कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि एक आँख जो है वो क्लियर देख पाए। तो इनफाइनाइट से, यानी बहुत दूर से, पता ही नहीं कहाँ से, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर कि 30 सेंटीमीटर कि 25 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल है, इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या, एस्ट्रोनॉट सी द स्काई, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो चांद पे जाते हैं वहाँ उनको स्काई कैसे दिखेगा। तो उनको ब्लैक दिखेगा या ब्लू दिखेगा या वायलेट दिखेगा या ग्रीन दिखेगा। तो बताएंगे इनको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे वो चीज़ उनको ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्काई का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो ओहम है कि ओहम पर सेंटीमीटर है या ओहम सेंटीमीटर है या वोल्ट है। तो आप ये बताएंगे ये क्या है, ओहम है, ठीक है। ओहम, रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध। ये जब इलेक्ट्रिक करंट को वायर के अंदर फ्लो किया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जो है वो इधर की तरफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक, इधर की तरफ। तो जब करंट इधर की तरफ फ्लो होगा तो क्या होगा कि इस वायर के जो पार्टिकल है ना, इस वायर के जो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल ये इस करंट को फ्लो करने के लिए रोकेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये जो विरोध है ना कि फ्लो ना होने पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को नापा किस में जाता है, ओहम, ठीक। और इसका सिंबल है ऐसे हेडफोन जैसा होता है, इसे ओहम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, क्या नाम है,
ओहम। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई। इलेक्ट्रिक करंट जो है किससे मेज़र किया जाता है, यानी कैसे नापा जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा? तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक से चलता है। आगे आ जाइए, एमएमीटर। हाँ, तो ये राइट आंसर है। एमएमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को नापता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को नापता है। इलेक्ट्रिक मीटर तो आप जानते हैं ये घर में लगा होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो घर में लगा होता है, जो कि आपके यहाँ बिजली कितनी चलती है इसको नापता है। ठीक है, कौन? इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? तो आप बताएंगे एमएमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप देखिए जरा, ये कहा गया द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है, जैसे मान लेते हैं ये एक कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ये बताया गया है कि इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में एक करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक, यानी आई करंट जो है वो इसके अंदर जो है वो फ्लो कर रही है। कितना कर रही है? तो हम यहाँ बता देंगे 2 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। ध्यान रखिएगा कंडक्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये ओहम्स लॉ जो है इस्तेमाल कराएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, कितना चार्ज पास होगा उस कंडक्टर से 2 सेकंड में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी यहाँ पे टाइमिंग भी कितनी देगी है? 2 सेकंड। तो आप जानते हैं चार्ज के जो चार्ज है उस चार्ज का फार्मूला क्या है? तो हम बोलेंगे Q, यानी चार्ज का फार्मूला I इंटू टी। ठीक, यानी I माने करंट और टाइम जो होता है वो क्या होता है? समय की बात कर रहा है। तो I कितना है भाई? 2 एम्पियर, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो हम बोलेंगे 4 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 4 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर, सॉरी इसमें चार्ज पूछा है ना, तो ये चार्ज हो जाएगा कूलाम में। ठीक है, तो ये 4 कूलाम जो है वो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 4 कूलाम। और आप देखिए 4 कूलाम का आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यही आपका जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैं आपको और फार्मूला भी बता दे रहा हूँ, ज़रा देखिए आप लोग। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आपको और भी मैं कुछ फार्मूले बताता हूँ। जैसे देखिए V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक, जहाँ पे V माने होता है पोटेंशियल। ठीक है, V माने क्या होता है? पोटेंशियल। I माने होता है करंट। ठीक है, और R माने आप जानते हैं कि क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये अब ध्यान कि यही ओहम्स लॉ कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओहम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिए ओहम्स लॉ केवल वैलिड किसके लिए होता है? कंडक्टर्स के लिए। वो भी कौन सा कंडक्टर? ध्यान रखना, मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही केवल वैलिड किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ अगर आपको ये जो लेक्चर है, ये जो क्वेश्चन है ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। ठीक है, तब आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या कहलाएगी? ठीक है, तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी? पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, यानी वाट जो है वो इसकी यूनिट है। ये ध्यान रखिए, ये वाट इसका यूनिट है। अगर हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसकी यूनिट है? तो आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की है। वाट जो है वो पावर की है, एम्पियर जो है वो करंट की है। ठीक, और ओहम जो है वो रेजिस्टेंस की है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओहम है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये आने के चांसेस हैं। ये मूविंग चार्ज है, कोई एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये दोनों, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, या इनमें से कुछ नहीं कर सकता। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये है कि ये दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, जब ये स्टेशनरी होता है, यानी स्टेशनरी का मतलब होता है जो रुका होता है, स्टेशनरी होता है,
तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड सिक्रिएट करता है, मतलब क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। लेकिन जब ये मूविंग हो जाता है, यानी चलता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये इसका 3 आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट, यानी वो यंत्र जो कि करंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, वो डिवाइस जो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे बोलेंगे जनरेटर। क्या बोलेंगे? जनरेटर। मैंने जनरेटर जो है वो करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक, कैसे? मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। एमीमीटर जो है वो करंट को मेज़र करता है। ध्यान रखिएगा, करंट को क्या करता है? ये मेज़र करता है, ये नापता है। मीटर तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ हो सकती है। गैल्वेनोमीटर किसको मेज़र करता है? तो अब यह देखेंगे कि मेज़र करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन को ये जो है वो देखता है। क्लियर है? तो जनरेटर आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की वो प्रकार जिसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसे बताएंगे कि इसका आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कह ही दिया गया है यहाँ पे कि दो रिएक्टेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ज़रा, अगर मेरे पे लिखा है AB कोई कंपाउंड है और एक CD कोई कंपाउंड है, ठीक, तो इसको जब बदल दिया जाता है A को C के साथ और प्लस B को D के साथ, तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? A प्लस B को मिला के AB बना दिया जाए। ठीक है, और डिसोसिएशन का मतलब होता है कि AB को तोड़ के A प्लस B बना दिया जाए, ये डिसोसिएशन कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास AB कोई कंपाउंड है और हमारे पास एक C भी कोई कंपाउंड है, तो ये क्या कर दिया जाए कि AC को जोड़ दिया जाए और B को अलग कर दिया जाए, तो ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ जो वाटर को स्टेरलाइज करता हो, क्या कहलाता है? वाशिंग सोडा कहलाता है, या बेकिंग सोडा कहलाता है, या एलम कहलाता है, या ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है क्या? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका पूरा फुल नेम है CaOCl2। ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एलम माने फिटकरी होता है, बेसिंग सोडा दूसरी चीज़ है, वॉशिंग सोडा दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये दोनों बेसिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आ भी गया कि द नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा इज, यानी वॉशिंग सोडा का नेचर कैसा होता है? तो अभी मैंने बताया है कि ये कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? PbNO3, PbNO3 या PbNO32, PbNO2O2, PbNO2। तो इसका जो सही आंसर है वो है PbNO32, क्योंकि Pb2 प्लस होता है। ठीक है, और NO3 माइनस होता है, तो इसको हमको 2 करना पड़ेगा, इसीलिए हो जाएगा PbNO32। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ कैरियोलाइट का फार्मूला क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Na3AlF6, सोडियम एल्युमिनियम हेक्साफ्लोराइड। तो हम बोलेंगे सोडियम एल्युमिनियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो Na3AlF6 जो है वो कैरियोलाइट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द मेथड ऑफ रिमूविंग, यानी वो प्रक्रिया बताइए जिसके अंदर हम सल्फर को रिमूव करते हैं, यानी रिमूविंग सल्फर कैसे, बाय हीटिंग कॉपर पायराइट, यानी कॉपर पायराइट को हीट करके किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, क्या कहलाता है, तो उसका क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है कि स्मेल्टिंग कहलाता है कि रोस्टिंग कहलाता है कि बेस्मराइजेशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रोस्टिंग में एस शब्द का प्रयोग, तो आप जान जाइएगा कि ये सल्फाइड ओर्स के लिए जो है वो किया जाता है। और ये चारों प्रक्रिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से संबंधित हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से जो है वो संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओर्स को मेनली जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना के जो है वो उड़ा दिया जाए। कैल्सिनेशन के अंदर, कैल्सिनेशन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको वोलेटाइल नेचर के अंदर बदल के किया जाता है। बेस्मराइजेशन ये बेसिमर कन्वर्टर के अंदर होता है, इसको बेस्मराइजेशन जो है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन जो है वो अपने जो है वो कवर कर लिए, कंट्रोल कर लिए। और अगर आपको ये लेक्चर, आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आप इसे आगे लाइक शेयर कमेंट जो है वो सब्सक्राइब सभी करते रहें और आगे की तरफ इसको फैलाते रहें। अगर अभी तक आपने अपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको ये PDF जो है वो मिलती रहे, ठीक है। आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि हमने 50 सेट साइंस मत बनाने बोले हैं, 50 सेट आपका सोशल साइंस बना देंगे ताकि आपके जो ये 20 क्वेश्चन है इसके अंदर कोई हाथ ना लगा पाए, आपसे कोई छीन ना पाए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।